जय हिंद एवरीवन। आज है आप लोग का मध्यकालीन भारत का 9वां लेक्चर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे मुगल काल के बारे में। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग विजयनगर साम्राज्य को कंप्लीट करके भक्ति आंदोलन को लेक्चर नंबर 8 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग को देखना है मुगल काल, मुगल पीरियड। देखो क्या हुआ था ना, मध्य एशिया में तैमूर लंक नाम का एक शासक हुआ करता था। जब उसका मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद वो छोटे छोटे साम्राज्यों में बहुत सारे वंश का उदय होता है। उसी में से एक वंश निकल के आता है जिसका नाम है मुगल वंश। तो देखो तैमूर के मृत्यु के बाद मध्य एशिया में, कहाँ पे, तो मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। कहाँ पे? मध्य एशिया में होता है। उन्हीं राजवंशों में एक था कौन? तो मुगल वंश। और मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं बाबर को माना जाता है। किसको? तो बाबर को माना जाता है। बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जब हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे थे या फिर लोधी वंश पढ़ रहे थे, जब हम लोग लोधी वंश पढ़ रहे थे तब बताए थे कि लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया गया था भारत की ओर से। भारत की ओर से आमंत्रित कौन किया था? तो राणा संगा किया था। मोहम्मद लोधी के जो चाचा थे, अपने चाचा आलम खान लोधी, उन्होंने किया था। फिर बाबर आया मध्य एशिया से, भारत में आके साम्राज्य स्थापित कर दिया, मुगल साम्राज्य। पहले आएगा बाबर, स्थापना करेगा। उसका बेटा आएगा हुमायूं, उसका बेटा आएगा अकबर, उसका बेटा आएगा जहांगीर, फिर आएगा शाहजहां, इसका बेटा है जहांगीर का, और उसके बाद आएगा शाहजहां का बेटा औरंगजेब। और उसी तरह करके बहुत सारा बेटा आता है। तो सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं है और सबको याद रखना भी पॉसिबल नहीं है, एग्जाम में आता भी नहीं है। तो सबसे लास्ट में जो आता है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर आता है। उसके बाद मुगल साम्राज्य बहुत मतलब बिखराव चालू हो जाता है औरंगजेब से ही। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक हो जाता है। इसके बाद फिर मुगल वंश का अंत हो जाता है। अंग्रेज एंट्री मार चुके होते हैं। चलो तो हम लोग देखते हैं, पहले बाबर को देखेंगे, फिर हुमायूं को, फिर अकबर को, फिर जहांगीर को, फिर शाहजहां को, इसी तरह करके औरंगजेब, और लास्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर के बारे में। स्टार्ट करते हैं अभी किससे? तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग बाबर से। बाबर का पूरा नाम क्या है? तो बाबर का पूरा नाम हो जाता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने आक्रमण कब किया था भारत पर? 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोधी को मारा। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का मात्र एक शासक जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जो युद्ध के मैदान में मारा गया है? तो युद्ध के मैदान में मारा गया शासक इब्राहिम लोधी हो जाता है। कौन हो जाता है? इब्राहिम लोधी। उससे पहले कोई भी युद्ध ना लड़ा है। लड़ा तो बहुत कोई नहीं है, लेकिन मरा नहीं है युद्ध के मैदान में। चलो, मुगल वंश का संस्थापक हो जाता है कौन? बाबर हो जाता है। बाबर को माना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर का अर्थ होता है, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ होता है। और बाबर जो है अपने बहुत ही ज़्यादा पराक्रम और शक्तिशाली था। अतः यह जो अपने पराक्रम और निर्भरता के कारण, निर्भरता माने निडर, समझो, निडर के कारण इसको बाबर कहा गया। और बाबर का मतलब क्या होता है तुर्की भाषा में? बाघ। बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कहाँ पे होता है? फरगना में होता है। फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो अब कहाँ पे पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है जगह। तो बाबर का जन्म कब हुआ है? 14 फरवरी 1483 को। कहाँ पे हुआ है? फरगना। फरगना में थोड़ी होगा, जैसे कि अब बोलेगा कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है, तो मेरा जन्म बोकारो में, बोकारो में किसी गांव में होगा। उसी तरह फरगना के किसी छोटे से गांव में हुआ था, अभी पड़ता है उज्बेकिस्तान में। इसके पिता, कोई तो पिता होंगे ना, तो इसके पिता का नाम था, किसके पिता? बाबर के पिता का नाम था क्या? उमर शेख मिर्जा। वो तैमूर वंश से बिलोंग करते थे। तैमूर वंश, तैमूर वंश पढ़ा चुके हैं, उसको याद कीजिए। तैमूर वंश से बिलोंग करते हैं। और इसकी माता का नाम है कुतुब निगार खान। क्या नाम है इसकी माता का? किसकी माता? बाबर की माता। क्या नाम है? कुतुब निगार खान। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। तो कुतुब निगार खान जो उसकी माता है वो आपका मंगोल वंश से बिलोंग करती थी। और मंगोल वंश पर पढ़ाए हैं चंगेज खान के बारे में, सबसे खतरनाक शासक, एशिया का सबसे खतरनाक शासक कहा जाने वाला, जो मांगबनी का पीछा करते हुए दिल्ली के धरती तक आ पहुंचा था इल्तुतमिश के टाइम में। चलो, तो चंगेज खान की वंशज की थी कौन? तो कुतुब निगार खान। किसकी माता है? बाबर की। समझ में आ गया होगा। इसलिए इसे यानी बाबर को
तुर्कों एवं मंगलों दोनों का रक्त का मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि इसकी माँ जो है माँ आपकी आ जाती है मंगोल से और बाप आ जाता है तुर्कों से, इसलिए तुर्क एवं मंगलों दोनों का रक्त का मिश्रण किसको कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। बाबर अपनी दादी, बाबर की दादी थी, नाम था एहसान दौलत बेग, गजब नाम है, एहसान दौलत बेग। तो इन्हीं के सहयोग से मात्र 11 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बनता है। जब हम लोग पेंट संभालना नहीं जानते हैं, बाबर गद्दी संभाल रहा है। वाह। चलो, इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। अब इसमें 11 जोड़ दो तो आएगा ना 1494। तो 1494 में इनका क्या होता है ना, गद्दी सौंप दिया जाता है इनको। किसके सहयोग से बाबर गद्दी संभालता है? तो अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में फरगना का कहाँ का शासक बनता है? फरगना का शासक बनता है। समझ में आ गया। और मिर्जा की उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि धारण करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिर्जा की उपाधि धारण करता है। कब? तो जब वह फरगना का गद्दी संभालता है। फरगना का गद्दी कब संभालता है? तो अपनी आयु से 14 वर्ष पूर्व और अपनी आयु से 11 वर्ष पूर्व और 1494 को। यहाँ तक समझ में आ गया। बाबर ने 1501 ईस्वी में आक्रमण करता है। कहाँ पे? समरकंद पर। समरकंद को जीत लेता है। 1501 में कहाँ हमला करता है? समरकंद को जीत लेता है। यह जीत केवल 8 महीने तक ही रहा। ऐसा कहा जाता है कि बाबर जब हमला किया समरकंद पर, समरकंद के बाद काबुल पर हमला किया, तो जब काबुल जीतने के लिए गया तो समरकंद वाला विद्रोह कर दिया और समरकंद वाला बोला हम लोग स्वतंत्र है, बाबर तबर कुछ नहीं जानते हम। तो बाबर वहाँ से मात्र 8 महीना ही रह पाया, ऐसा कहा जाता है। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। बाबर ने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया। फिर बाबर क्या करता है? काबुल पर भी अधिकार कर लेता है और गजनी पर भी अधिकार कर लेता है। 1507 ईस्वी में, 1501 नहीं, अब 6 साल बाद इन्होंने क्या किया? मिर्जा की उपाधि जो धारण किया था, जब फरगना का शासक बना था पहली बार, उसके बाद उस मिर्जा की उपाधि को त्याग देता है। बोला कि हम मिर्जा तीर्जा नहीं रखेंगे, अब हम पादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण करता है, क्योंकि देख रहा है कितना बड़ा बड़ा क्षेत्र जीत रहे हैं। गजनी जीत लिए, काबुल जीत लिए, गजनी का शासक मोहम्मद गजनवी था। समझ रहा है कितना बड़ा साम्राज्य का राजा हुआ करता था मोहम्मद गजनवी, उसके क्षेत्र को जीत लिए हैं। तो हम मिर्जा की उपाधि को त्याग देते हैं, पादशाह की उपाधि को धारण कर लेते हैं। तो पादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। क्वेश्चन आएगा कि पादशाह की उपाधि बाबर ने कब धारण किया? तो 1507 ईस्वी में धारण किया था। अच्छा, किसको जीतने के बाद? काबुल और गजनी पर अधिकार करने के बाद। बाबर ने जिस नए वंश की स्थापना की उसका नाम था चगताई वंश। एक्चुअली में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना नहीं किया, चगताई वंश का स्थापना किया था। चगताई तुर्क। बाबर को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसके पड़ोसी शासक उससे हमेशा युद्ध किया करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाबर ऐसे ही हमला नहीं किया है। देखो, बाबर कहाँ का था? फरगना का था। तो फरगना में बहुत सारे छोटे छोटे और भी साम्राज्य हुए, तो उन लोग क्या करते थे? बाबर को तंग करते रहते थे। तो बाबर मजबूर होकर स्थान ढूंढ रहा था कि हम सेफ जगह पे कहाँ पे जा सकते हैं और कहाँ पे अपना दिनचर्या बिता सकते हैं। तो बाबर को इसी बीच में आमंत्रण आता है भारत की ओर से। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत में 4 बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन भारत में रहा नहीं था। पानीपत का प्रथम युद्ध, उसका 5वां आक्रमण होता है 1519 ईस्वी में। बाबर ने पहली बार बाजोर अभियान किया था। उसी क्रम में उसने भेड़ का किला को जीत लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भेड़ का किला बाबर द्वारा कब जीता गया था? तो 1519 ईस्वी में। कौन सा अभियान किया था? बाजोर अभियान किया था। बाबर ने इस किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद और तोप का प्रयोग किया था। बाबर कौन सा सुनो, बाबर बारूद और तोप का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया था? तो भेड़ का किला जीतने के लिए। कौन सा अभियान किया था? तो बाजोर अभियान किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार हुआ करता था दौलत खान लोधी। पंजाब का सूबेदार कौन हुआ करता था? तो दौलत खान लोधी हुआ करता था। दौलत खान लोधी।
और इब्राहिम लोदी के चाचा, क्या नाम था? आलम खान लोदी। इब्राहिम लोदी नहीं, इब्राहिम लोदी तो दिल्ली की सल्तनत पर बैठा हुआ था। कौन सा साम्राज्य का था? सल्तनत काल का। तो इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी और राणा संगा, कौन? राणा संगा। इन्हीं तीनों ने बाबर को आमंत्रित किया कि आइए, यहाँ पे एक इब्राहिम लोदी नाम का शासक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है, उसको मार दीजिए और आप चल जाइएगा, हम लोग को भारत की सत्ता सौंप दीजिएगा। मतलब कि कोई आदमी बुला रहा है अपने ही रिलेटिव को, इसके ही रिलेटिव होंगे ना, देखो ना, इसके अपने चचा हैं, इब्राहिम लोदी के अपने चचा, मतलब इसका भतीजा है, हाँ, इसको बुला रहा है, बोल रहा है कि इसको मार दो, इब्राहिम लोदी को मार दो, हमको सत्ता सौंप दो और तुम यहाँ से चल जाओ। ऐसा हो सकता है? बाबर ताव देख रहा था कि हमको फरगना में जगह मिल नहीं रहा है, फरगना का शासक हमसे युद्ध कर रहा है, इधर उधर का शासक हमसे लड़ाई कर रहा है, हमको जगह चाहिए अब रहने के लिए। एक नंबर काम कर रहे हैं लोग, बुलाओ बुलाओ। फिर आता है बाबर 1526 में। कब आता है? 1526 में आता है। कहाँ पे आता है? पानीपत का जगह में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुगलमा नीति यानी अर्धचंद्राकार नीति, इस तरह का शेप बना के युद्ध किया जाता था। तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, उसी को कहा गया है रूमी विधि, का प्रयोग किया, इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। देखो, इसलिए इसको सिर्फ पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जब इब्राहिम लोदी पढ़ा रहे थे तो बता चुके थे कि बाबर किस तरह हमला किया था, सारा चीज़ समझा चुके थे। इसका पहला वाला लेक्चर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद देखिए, इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया युद्ध में। इब्राहिम लोदी क्या हुआ? तो मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी जो युद्ध में मारा गया था। भारत में तोप यानी कैनन का प्रयोग सबसे पहली बार बाबर ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपका पूछा जाता है इससे क्वेश्चन कि भारत में तोप यानी कैनन का प्रयोग सबसे पहली बार बाबर ने किसने किया था? तो बाबर ने किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोप खाने का नेतृत्व, जो तोप चला रहा था बाबर की ओर से, कौन किए थे? तो उस्ताद अली खान। तोप चलाने वाला कौन था बाबर की ओर से? उस्ताद अली खान और मुस्तफ़ा खान। इन लोग दोनों तुर्क धनुर्धारी थे। तो मुस्तफ़ा खान और उस्ताद अली खान नामक दो तुर्क अधिकारियों ने किया था। तुगलमा नीति को अर्धचंद्राकार नीति भी कहा जाता है। इस नीति के सफलता का मुख्य स्रोत क्या है? तो तोप की उपस्थिति, बहुत सारे तोप थे, उसकी उपस्थिति। पानीपत का युद्ध परिणाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। अब क्या पानीपत के युद्ध के बाद क्या होने वाला है, क्या परिणाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन यह तय हो गया था। फलस्वरूप इस युद्ध में भारत का भाग्य नहीं था इस पानीपत के युद्ध के बाद, बल्कि लोदिया का अंत था। पानीपत का युद्ध ही डिसाइड किया कि अब किसका शासन भारत में नहीं रहेगा। भारत तो भारत रहेगा ही, लेकिन भारत में किसका शासन नहीं रहेगा उसको डिसाइड कर दिया। तो किसका शासन नहीं रहेगा? लोदियों का शासन नहीं रहेगा, यानी लोदियों के भाग्य का निर्णय हो गया था पानीपत का युद्ध में। पानीपत का युद्ध हुआ, उसके बाद आता है आपका खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध ही क्या हो गया यार। इसके बाद आता है आपका खानवा का युद्ध 1527 में। अगले साल ही खानवा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। ट्रिक है आपका, पान खाओ चांद। देखो, एक नया ट्रिक बना देते हैं। एक तो है ये वाला, इसको भी याद कर सकते हैं कि पान खा चांद के घर। उसके बाद पानी पियो खाना खाओ चांद देखो घर जाओ। नया ट्रिक है, पानी पियो खाना खाओ चांद देखो घर जाओ। बस, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध होता है 1528 और घग्गर का युद्ध होता है 1529। समझ में आ गया? पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है, खानवा का युद्ध में राणा संगा मारा जाता है। क्यों मारा जाता है भी बताएंगे। चंदेरी का युद्ध में मैदरी रॉय कूद रहा था तो इसको मार दिया बाबर। उसके बाद घग्गर का युद्ध में अफगान सेना को पराजित कर दिया बाबर। अफगान सेना की कुछ टुकड़ी को छोड़ दिया था, यानी उसका जो बेटा अफगान जो सैनिक था युद्ध कर रहा था, तो उसका कोई होगा ना भाई, बेटा वगैरह भतीजा वगैरह, तो उन लोग को छोड़ दिया था। यानी अफगान की कुछ टुकड़ी भारत में ही छूट गई थी और यही अफगान की सैनिक शेरशाह सूरी के नाम से जानी जाएगी।
और बाबर के बेटा हुमायूं के लिए खतरनाक साबित होगी। हुमायूं के लिए इतना खतरनाक साबित होगी कि हुमायूं को देश छोड़ के काबुल भाग जाना पड़ता है। काबुल के बाद ईरान जाना पड़ता है। समझ में आ गया? चलो अब हम देखते हैं खानवा का युद्ध। बाबर का उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाबर का पसंदीदा शहर कौन सा था। तो बाबर का पसंदीदा शहर है काबुल। क्या है? काबुल। अब अकबर जब आएगा, अकबर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि अकबर क्या करता है, बाबर का जो क्या बोलते हैं उसको, डेड बॉडी है, उसको फिर काबुल में लाके दफनाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया। बोला कि अब भारत में हम अब मन बना रहा था कि भारत में अस्थायी रूप से बस जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, काबुल के लोगों को एक एक चांदी का सिक्का दिया सबको, और कलंदर की उपाधि धारण की, यानी दानी की उपाधि धारण की। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। अब बाबर अस्थायी रूप से निर्णय लेने का फैसला करता है। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने का योजना बनाया तो राणा संगा ने विरोध कर दिया। अब राणा संगा जब विरोध करेगा तो इसको खानवा नामक मैदान में बुलाता है। कौन? बाबर। बोलता है राणा संगा इधर आओ, तुम आओ खनवा में, तुमको देखते हैं। खनवा में क्या किया, खनवा में बुला के इसको पराजित कर दिया राणा संगा को। राणा संगा से विरोध हो गया, राणा संगा ने विरोध कर दिया। 1527 ईस्वी में खानवा आगरा के समीप है, खानवा का युद्ध हो गया। इस युद्ध में राणा संगा के साथ इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी, इब्राहिम लोदी के भाई थे मोहम्मद लोदी बोले कि एक काम कीजिए राणा संगा, हम ही जाएंगे खनवा के मैदान में, कहे कि उन्होंने मेरे भाई को मारा है तो हम भी बदला लेंगे। तो मोहम्मद लोदी आता है, और कौन आता है? आलम खान लोदी, इसी के चाचा। और आएगा चंदेरी के राजा मैदनी रॉय। तीनों आता है खानवा के मैदान में। खानवा के मैदान में तीनों सेना पराजित हो जाती है। कौन कौन? तो मोहम्मद लोदी, आलम खान लोदी और चंदेरी के राजा मैदनी रॉय और राणा संगा, चारों लोग इन लोग पराजित हो जाता है। कहाँ पे? खानवा के मैदान में। उसके बाद संयुक्त सेना खानवा का मैदान आ गई। बाबर का मुकाबला इन चारों से था। इनकी संयुक्त सेना ने मुकाबला बाबर के बस का बात नहीं था। बाबर सोचा कि हम यार अकेले हैं, हमारी सेना भी उतना नहीं है, अभी हम भारत में बसे हैं, हमारा जो सेना होगा वो काबुल में होगा, काबुल से बुलाएंगे किसी लोग को तब ना, इन लोग का मुकाबला कैसे करेंगे? इन लोग चार हैं, चारों का पास विशाल सेना हो सकता है, अभी बुलाया नहीं है, अब खनवा बुला रहा है हमको। बाबर ने बोला जिहाद शब्द का प्रयोग किया, बोला कि धर्म के लिए जान देना है। बाबर अपने लोगों को यानी सैनिकों को मोटिवेट करता है कि यार हम लोग के पास समरकंद भी नहीं है, काबुल भी नहीं है, काबुल के लोगों को तो अभी हम दान के रूप में कुछ दिए हैं तो हो सकता है हम लोग को रख लेगा, लेकिन हो सकता है फिर लड़ाई करके भगा देगा। तो अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाता है बाबर, जिहाद शब्द का प्रयोग करता है और आक्रमण करता है इन चारों पर, चारों को पराजित कर देता है। चारों से था, इनकी संयुक्त सेना का मुकाबला बाबर के बस का बात नहीं था। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, सैनिकों पर लगने वाला एक तमगा नामक टैक्स हुआ करता था उसको भी खत्म कर दिया कि तुम लोग को जो तमगा नामक टैक्स देना पड़ रहा है उसको नहीं देना है आज से, आज तुम लोग किसी भी हालत में इस युद्ध को बस जीत लो। बाबर को हर हाल में यह युद्ध जीतना था। इसी युद्ध में बाबर ने किस शब्द का? तो जिहाद शब्द का, यानी धर्म के लिए जनादेश, धर्म के लिए क्या देना है? जान दे देना है, देश के लिए जान देना है, इस तरह का बातों का प्रयोग करता है, मोटिवेट करता है अपने सैनिकों को। इस युद्ध में अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दिया। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ती है और इस युद्ध में बाबर की आखिरकार जीत हो जाती है। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करता है। एक साला चारों को मार दिए हैं यार, युद्ध का विजेता की उपाधि धारण करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद अपनाई थी? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करता है खानवा के युद्ध के बाद। कब हुआ था? 1527 में। समझ में आ गया? आगे देखो। इसी युद्ध के बाद यह निर्णय कर लेता है बाबर
कि अब तो हम भारत में ही रहेंगे यार, अब कौन है विरोध करने वाला रे, अभी तो 4 को पीटे हैं। जैसे ही यह निर्णय लेता है, इस युद्ध के बाद बाबर यह निर्णय लिया कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। जैसे ही निर्णय लेता है, सबको अनाउंसमेंट करवा देता है कि बाबर यानी मैं अब से भारत में ही रहूँगा। देख रहा है अभी चंदेरी में क्या किया, खानवा में क्या किए हैं। सो 4 गो सेना को पराजित किए। कोई बोलते रे। तो आता है फिर चंदेरी के राजा मेदिनी रॉय विरोध कर देता है। कोई यार चंदेरी को राजा को बोलता है बाबर कि अभी तुमको पीटे हैं खानवा में, भूल गया खानवा का माठो, चलो अगले साल निपटाएंगे। तो आ जाता है 1528 ईस्वी, 1 साल बाद, 27 में हुआ खानवा। 1 साल बाद चंदेरी के राजा यानी एमपी के ग्वालियर वाला क्षेत्र जो है ना, उसी के आसपास वाला एरिया है, युद्ध के मैदान में उसने मेदिनी राय को पराजित कर दिया। अब आता है 1 साल बाद फिर बिहार और अफगान सेना फिर विद्रोह कर देता है। तो 1529 में हो जाता है घग्गर का युद्ध। कौन सा युद्ध? घग्गर का युद्ध। 1529 ईस्वी में घग्गर के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना पराजित कर देता है। कौन? बाबर। इसका नेतृत्व जो है मोहम्मद लोदी ने किया था। किंतु बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाया नहीं किया। यही बचे हुए सैनिक अफगान सैनिक हुमायूं के लिए क्या हो जाते हैं न खतरा बन जाते हैं। अभी बताए थे कुछ देर पहले। और हुमायूं के लिए इतना खतरा बन जाते हैं कि हुमायूं को देश छोड़ के भाग जाना पड़ता है। काबुल, उसके बाद ईरान चल जाते हैं। फिर बाद में 1555 ईस्वी में भारत आते हैं। कौन? तो हुमायूं। और जैसे ही भारत आते हैं 1556 में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है हुमायूं के बारे में कि हुमायूं का मतलब होता है खुशनसीब व्यक्ति। अब कैसा खुशनसीब था कि हुमायूं जब पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। हुमायूं के बारे में ये भी कहा जाता है कि ज़िंदगी भर बेचारा लड़खड़ाते रहा। अब जब एक लाइब्रेरी बनाया 1556 में, तो वही लाइब्रेरी से लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। और एक इतिहासकार बोलता है कि उसका मतलब होता है खुशनसीब व्यक्ति। चलो आगे समझ में आएगा। अभी देखो 1529 ईस्वी में उसने घग्गर के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहम्मद लोदी कर रहा था। किंतु बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाया नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिक किसके लिए खतरा बन जाते हैं? हुमायूं के लिए खतरा बन जाते हैं। हुमायूं कौन है? बाबर का बेटा। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बाबर की मृत्यु को जो है 15 दिन दबाया गया था, बताया नहीं गया था। उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। इसको जब मरा था ये बाबर 1530 में, 26 दिसंबर 1530 में, तब इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। अकबर के समय, अकबर जब पढ़ाएंगे बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा कौन आएगा? अकबर। तो अकबर के समय इसके कब्र को आगरा से काबुल स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि बाबर का इच्छा था कि उसे काबुल में दफनाया जाए। काबुल बाबर का पसंदीदा शहर है, कुछ देर पहले बताए थे। समझ में आ गया? बाबर ने बहुत सारे चीज़ों का विकास किया है। बाबर ने 4 बाग शैली आगरा में आराम बाग नामक बगीचा बनाया। इसमें नदी तथा नहरों द्वारा पानी देने की व्यवस्था किया। बाबर ने 4 बाग शैली में आगरा में आराम बाग नामक क्या बनाया था? बगीचा बनाया था। इसमें नदी तथा नहरों द्वारा पानी देने की व्यवस्था भी बनाई थी। बाबर ने मुबायन नामक एक पद शैली का विकास किया था। बाबर को 4 बाग शैली का जनक भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर बाबर किसको 4 बाग शैली का जनक कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को बनाया था। अभी कुछ मंथ पहले हो रहा था ना विवाद बाबरी मस्जिद को लेके, तो इन्होंने ही बनाया था। कौन? बाबर ने। इस युद्ध में इस मस्जिद का वास्तुकार जो था, डिजाइनर कौन था? मीर वाकी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबर कहता है कि उसने जिस वक्त भारत पर आक्रमण किया था, उस वक्त 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे।
मुस्लिम राज की अगर बात किया जाए तो दिल्ली था, मालवा था, गुजरात, बहमनी और बंगाल। कौन कौन सा था? तो दिल्ली था, मालवा था, गुजरात था, बहमनी और बंगाल। और हिंदू राष्ट्र था 2 गो, एक मेवाड़ और एक विजयनगर। मेवाड़ और विजयनगर। विजयनगर का शासक था कृष्णदेवराय। बाबर कहता है कि एक विजयनगर का शासक हुआ करता था कृष्णदेवराय। कौन? कृष्णदेवराय। कौन हुआ करता था? कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। बाबर ने इन्हें उस वक्त का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। बाबर बोल रहा है अपनी आत्मकथा तुझु के बाबरी में कि जिस वक्त में भारत पर आक्रमण किया था, याद करो उस दिन 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, जब मैंने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय हिंदू राष्ट्र 2 गो था। और हिंदू राष्ट्र में आपका एक मेवाड़ आ जाता है और एक विजयनगर। और मुस्लिम साम्राज्य 5 गो था। मुस्लिम साम्राज्य में आपका दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी और बंगाल था। लेकिन मैंने जब भारत पर आक्रमण किया था तब सबसे शक्तिशाली हमको जो शासक लगा, कृष्णदेवराय लगा। कौन लगा था? कृष्णदेवराय। भाई तुम यदि इतना शक्तिशाली शासक था भाई कृष्णदेवराय, तो तुम बाबर को आने क्यों दिया? अरे भाई बाबर इसका भी गलती नहीं है, इसको तो आमंत्रित किया गया था ना। उन लोग को भी क्या लगा था कि आएगा बाबर, आएगा इब्राहिम लोदी को मार देगा, उसके बाद बाबर चल जाएगा। बाबर तो उल्टा कर दिया है, रह गया भारत में। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। अब्दुल रहीम खानी क्या करते हैं? इसका फारसी में अनुवाद करते हैं। किसके कहने में? अकबर बुलाता है अब्दुल रहीम खाना को, बोलते हैं कि एक काम करो, मेरे दादाजी का एक आत्मकथा है तुर्की भाषा में है, इसको फारसी भाषा में कन्वर्ट करो। तो कहे कि हमको मेरा फेवरेट भाषा है फारसी। अकबर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि अकबर का फेवरेट भाषा था फारसी। तो अकबर को आत्मकथा पढ़ने में दिक्कत हो रहा था क्योंकि इसके दादाजी का आत्मकथा किस में था? तुर्की भाषा में था। तो अब्दुल रहीम खानी को बुलाया, बोला इधर आओ। बोला कि हाँ जी सरकार। तो एक काम करो, मेरे दादाजी हैं, क्या नाम है, कहाँ गए? बाबर एक आत्मकथा लिख के गए हैं, लेकिन तुर्की भाषा में, इसको फारसी में अनुवाद कर देगा? तो बोलेगा हाँ कर देंगे। तो अब्दुल रहीम खानी ने ही अकबर के कहने पर फारसी में अनुवाद किया। और इसी फारसी में अनुवाद जो हुआ, इसी का नाम रख दिया गया है बाबरनामा। बाबरनामा कुछ नया चीज़ नहीं है, बाबर की आत्मकथा है जो फारसी भाषा में अनुवादित पुस्तक है। चलो, बाबर के 4 पुत्र थे। वैसे तो बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन 4 गो का वास्तविक माना जाता है। उन लोग का कोई लिमिटेशन था, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं। बाबर क्या करता है, जब बाबर जिंदा था तब ये बोलता है कि हुमायूं बेटा तुम उत्तराधिकारी बन जाना, और उसके बाद हमारा जो साम्राज्य है इसको अपने 4 भाइयों में बराबर बांटना, भाई किसी से भेदभाव नहीं करना। और यही बाबर की जो है गलती साबित हुई। क्योंकि देखो, अगर मान के चलो कि अगर साम्राज्य है और साम्राज्य का धन जितना भी है तो 4 साम्राज्य में बटा जाए, तो जो बड़ा साम्राज्य है उसका धन कम हो जाएगा, और धन की कमी के कारण सेना को वेतन देने में कष्ट हो जाएगा। तलवार खरीदने में जो युद्ध के लिए ज़रूरी चीज़ें होती है उसको खरीदने में दिक्कत हो जाएगा। फिर साम्राज्य को चलाने में भी बहुत सारा कठिनाई आने वाला है। और वही चीज़ हुमायूं के जीवन में, बाबर अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। अभी बताएं। खत्म हो गया क्या? हाँ, इसका पुत्र का क्या नाम था? तो इसका 4 पुत्र था ना बाबर का। कामरान था, हिंदाल था, अस्करी था और हुमायूं था। हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए इसको उत्तराधिकारी बना दिया गया था। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? हुमायूं के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? हुमायूं के बारे में पढ़ना है। हुमायूं का पूरा नाम हो जाता है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या नाम हो जाता है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद कौन पद संभालेगा? तो 1530 ईस्वी में हुमायूं संभालता है। हुमायूं को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में। हुमायूं को पढ़ेंगे। चलो।